रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर केमिस्ट्री के पास पेपर की। आज हम उस पास पेपर की बात करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर रहा इन द हिस्ट्री ऑफ लेक्चरशिप एग्ज़ाम इन केस ऑफ PPSC। और इस पेपर ने जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स का जो चांस है वो वेस्ट किया। तो ये था जी पेपर जो 1 नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ और बाद में जाके ये कैंसिल भी हुआ ड्यू टू सम इश्यूज़, कैंसिलेशन की वजह से, लीक होने की वजह से ये कैंसिल हुआ। तो ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स इसमें फ़ेल हुए, जस्ट पास आउट मार्क्स भी नहीं ले सके। यानी कि 40 मार्क्स जो है वो PPSC की तरफ से पास आउट मार्क्स होते हैं और उनके 40 बिलो मार्क्स थे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स के। तो आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसका सिनेरियो भी बताऊंगा कि किस तरह ये पेपर डिफ़िकल्ट रहा। और एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप लोग अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो स्पेशली हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पेपर थोड़ा नॉर्मल होगा क्योंकि हम डिटेल में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। वो इसकी रीज़न यही थी कि जो कैंडिडेट 2020 में इस पेपर में अपेयर हुए थे उनके लिए इस कदर भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि उनको उनकी एक्सपेक्टेशन से यानी कि अबव था। क्योंकि उससे पहले वो 2015 का जो PPSC का लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर है, जो फिर 2017 का पेपर रहा, वो बहुत ईजीएस्ट पेपर था और ऑलमोस्ट 70% FSC लेवल का पेपर था। तो वो स्टूडेंट्स उन्होंने यही सोचा हुआ था कि शायद कि इसी लेवल का पेपर होगा, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। बहुत अच्छा पेपर, स्टैंडर्ड का पेपर था, डिफ़िकल्ट पेपर था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर नहीं ले सके और काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे फेल हुए। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट जो है इसका डाटा शेयर करूँगा कि किस तरह जो है इसमें अगर हम बात करें जो केमिस्ट्री पोर्शन है, दोनों पोर्शन हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, केमिस्ट्री पोर्शन और उसके साथ साथ जो जनरल पोर्शन 20 MCQ है आज के पेपर में। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री सबसे यानी कि मेजर पोर्शन रहा। 26 क्वेश्चन यहाँ से उन्होंने पिक किए एंड 11 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक, फिर इस तरह 14 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से। और एनालिटिकल का पोर्शन काफ़ी टफ था, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे और स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी कुछ क्वेश्चन थे। बायोकेम का पोर्शन 7 क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंटल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन थे। तो इस तरह अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस पेपर में जो डिफ़िकल्टी लेवल तक काफ़ी हाई था और FSC से जो परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट 25 से 30% लेवल का जो पेपर था वो FSC से था। बाकी सारे का सारा पेपर BSc लेवल और MSc लेवल का था। तो दिस इज़ कंसीडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जो इस पेपर के अंदर 2020 में जो रिसेंटली लेक्चर सेलेक्ट हुए, ये पेपर मैंने भी खुद भी दिया था। तो इसमें मेल सीट्स जो थे वो 85 सीट्स थी टोटल, जिसमें फ़ीमेल सीट्स 100 थी। और मेल एप्लीकेंट जो अपेयर हुए थे, ये वो पेपर है जो कैंसिल हो गया था। उसके बाद में जाके पेपर एक दूसरा पेपर कंडक्ट हुआ, वो भी डिफ़िकल्ट था, उससे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के चांस वेस्ट हुआ था। तो इट मीन्स वहाँ पे भी तकरीबन जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है ना वो पास आउट नहीं कर सके थे। तो ऑलमोस्ट कोई 8500 या 9000 के करीब करीब जो है वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे और इसमें से ओनली 166 मेल स्टूडेंट्स ने पास आउट किया था ये टेस्ट, यानी कि जिनके 40+ स्कोर्स थे। इस तरह फीमेल कैंडिडेट्स 20,000 ऑलमोस्ट एप्लीकेंट्स थे और इनमें से ओनली 85 स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही ट्रेजिक यानी कि आप किस्म का रिज़ल्ट था, या आप कह लें कि वेरी स्ट्रेंज रिज़ल्ट था फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जिसकी सीट्स 100 हो, टोटल सीट्स 100 थी, लेकिन जस्ट रिटर्न जो है वो 85 स्टूडेंट्स ने पास किया। तो ये बहुत यानी कि एक डिफ़िकल्ट पेपर था। तो आइए आज इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस पास पेपर्स की कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे मिलेगी। इससे पहले भी हम बहुत सारे पास पेपर्स FPSC, KPPSC, SPSC, AJK के पेपर जो हम आपने सॉल्व कर चुके अपने YouTube चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप विज़िट कर सकते हैं, बाकायदा फ़ोल्डर बने हुए हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एंड होप सो, गुड लक फॉर आवर KP के स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह उनका जो कल है टुमारो लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर कंडक्ट होने जा रहा है, तो हमारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने बर वक्त जो है जो पेपर आपने अटैम्प्ट करना है, अपने क्वेश्चंस को माइंड में रखना है, आपने नोट करना है और हम लोगों तक आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह उनकी टुमारो लेट नाइट हम उसकी डिस्कशन भी करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज के इस पेपर की, जो कि डिफरेंट सोर्सेस से हमने कलेक्ट किए क्वेश्चंस। तो क्योंकि ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, तो मतलब उनको स्टेटमेंट्स सही तरीके से याद नहीं रह सकें या ऑप्शन तो बिल्कुल भी उनको कुछ याद नहीं थे। तो इस वजह से जो है वो कंप्लीट पेपर विद ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो एग्जैक्ट उसमें ऑप्शन था या आंसर था वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है,
इंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स हम ये बात अपने लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी इंट्रोपी ज़ीरो होती है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे वो एडियाबैटिक प्रोसेस भी हो, तो उस केस में जो है वो इंट्रोपी जो है वो ज़ीरो नहीं होती। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा चेंज इन इंट्रोपी जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्शियल प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय द इफेक्टिव मैकेनिकल प्रेशर। तो जनरली हम पार्शियल प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं, और अगर ये प्रेशर रिप्लेस्ड हो जाए इफेक्टिव मैकेनिकल प्रेशर से तो दिस टर्म इज़ यूज्ड इन द केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्यूगैसिटी। इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड दी फ्यूगैसिटी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि X2 दिस इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, X2 इज कन्वर्टेड इनटू द 2y एट इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 600 केल्विन है, और Kc की वैल्यू 10 रेज़ की पावर -6 है, दैट्स वेरी वेरी लो। और वी नो दैट कि अगर Kc की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो होगी तो आपका डेफिनेटली जो रिएक्शन होगा वो बैक यानी कि फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बल्कि किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। पहली कंडीशन तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इफ़ Kc इज़ वेरी लो रिएक्शन विल बी दी बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरी बात कही है कि ये टेम्परेचर काफ़ी हाई है, हमने ये भी देखा है कि लो टेम्परेचर के ऊपर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो टेम्परेचर लो करने से फॉरवर्ड जाता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हाई करने से ये रिएक्शन है किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दिस इज दी एक्सोथर्मिक कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड Kc वैल्यू है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन FPSC एग्जाम में भी आ चुका है। वो कहता है कि जिंक का रिएक्शन कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन है, तो ये जिंक आयन और कॉपर Q+ बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है इसका EMF सेल आपने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखा है कि यहाँ पे जिंक की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, एंड वी नो दैट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यूज़ हैं, तो जिंक के केस में आपने देखा होगा कि जिंक की वैल्यू तो -0.7, जिंक के केस में इसकी वैल्यू होती है -0.76 होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसमें अगर आप देखें तो ये होती है +0.34 होती है। ओके स्टूडेंट, और हमने इसका फार्मूला पढ़ रखा है E ऑफ सेल, या तो आप इस तरह कर लें क्योंकि यहाँ आप EMF सेल निकाल रहे हैं तो दोनों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कन्वर्ट कर दें, या इसको प्लस बना दें क्योंकि यहाँ पे इसकी जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो अगर आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो +0.76 होगा। तो उस केस में आप जो है ना दोनों को प्लस कर लें, या फिर इसका होता है कि अगर आपको दोनों वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन है तो फिर इसका फार्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो E कैथोड की जो वैल्यू वो कॉपर पे कैथोड पे इसकी रिडक्शन होती है, तो 0.34 माइनस, और ये ऑलरेडी -0.76 है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 1.10 जो है इसको करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, pH ऑफ ह्यूमन स्टोमिक, तो इसकी pH की जो रेंज होती है ऑलमोस्ट 1.5 से 3.5 या 2 के राउंड अबाउट होती है, तो ये ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। देन पूछा गया कि वांट ऑफ इक्वेशन इज गिवन एज, तो वांट ऑफ इक्वेशन नीचे 3-4 इक्वेशंस गिवन थी, तो उसमें से पूछा गया, क्योंकि ये पेपर मैंने खुद भी ये दिया था तो इसलिए मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट और इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज द वांट इक्वेशन, हम अपने लेक्चर्स में भी बार बार इसकी बात कर चुके हैं, अपने प्रैक्टिस टेस्ट में भी, और इवन के मैंने जो लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, हमारी कंप्लीट सीरीज़ बैच 1 की टेस्ट सीरीज़ जो है वो पब्लिक है, उसकी डिस्कशन उसमें भी मैंने ये बताया होता है कि वांट ऑफ इक्वेशन क्या होती है। दिस इज द चेंज ओवर dt एंड नेचुरल लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। बेसिकली यहाँ पे हम इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द वांट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये मेन इक्वेशन है वांट ऑफ इक्वेशन की, तो ये आपने रिमेंबर करनी है। कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द K इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द Kc, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड द वांट इक्वेशन, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आर्सेनिक ऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय यूजिंग द इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो इसके लिए हम FeOH सराइज यूज़ करते हैं, तो ये एज इट पंजाब की टेक्स्ट बुक की लाइन गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में।
तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं जो आर्सेनिक ऑक्साइड को जो है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे नो लेड लाइनिंग होती है क्योंकि दिस इज नॉट द लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर लेड की लाइनिंग होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे मौजूद थी, तो ये करेक्ट ऑप्शन था, नो लेड लाइनिंग। देन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 है कि बफर नॉट फाउंड इन दी बॉडी। कौन सा बफर सिस्टम जो है वो बॉडी का हिस्सा नहीं है? तो दिस इज द एसिटिक एसिड बफर जो है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। हाँ, इसको लैब्स के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हम बफर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो नेचुरल बफर है तो उसमें जनरली हम फॉस्फेट बफर है, कार्बोनेट्स बफर हैं, बाई कार्बोनेट्स बफर हैं, तो वो ऑप्शन पे शायद आई थिंक मौजूद थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एसिटिक एसिड बफर होगा। देन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय दी। क्योंकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हर कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी सेंटर्ड। ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स यानी कि वन लाइनर इंफॉर्मेशन है। तो मोलिब्डेनियम इसमें जो ऑप्शन था दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि मोलिब्डेनियम जो है ये बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर रखता है और इसमें जो 1 एटम होता है वो सेंटर पे होता है और इसमें 8 एटम्स जो होते हैं 8 एटम्स वो कॉर्नर्स ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब यानी कि क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं वो। तो दिस इज द बॉडी सेंटर। तो मोलिब्डेनियम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अर्थ्रोम्बिक एंड ट्राइगोनल। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट पंजाब टेक्स्ट बुक की टॉपिक में गिवन है यहाँ पे पोलीमॉर्फिज्म में। तो दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है और ये 2 डिफरेंट जो है ना वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दिस इज द ऑर्थ्रोम्बिक एंड ट्राइगोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म। 15 है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा FPSC ने भी रिपीट किया है। दिस इज द सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल ड्रॉप होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल एज द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड टाइंडॉल इफेक्ट, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन जो है दिस देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पे मोनोलेयर बनती है। केमिसॉर्प्शन के अंदर कौन सी लेयर बनती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मोनोलेयर की फॉर्मेशन होती है क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए था इनकरेक्ट कि नॉट फॉर्म द मल्टी लेयर्स। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिसॉर्प्शन तो ये था नॉट फॉर्म द मल्टी लेयर्स। मोलैरिटी ऑफ 25% सोल्यूशन जो था ये क्वेश्चन पूछा गया, मोलैरिटी ऑफ 25% सोल्यूशन। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो जब 25% सोल्यूशन की बात की गई है स्टूडेंट तो इट मीन 25 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन, इसको चलिए हम यही कहते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml है, मैस आपका 25 ग्राम है। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला आप ये यूज़ करें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे मैस जो हमारे पास 25 ग्राम है, ठीक है। मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, 100 है 1000 एंड वॉल्यूम इन 100 ml। तो यहाँ पे इसको 20 से 20 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल एंड 25 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 6.25 आएगा। तो दिस वाज द आंसर। 19 है बाल्मर सीरीज लाई इन द विजिबल रीजन। बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में होती है और लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है और बाकी सीरीज आपकी IR रीजन में होती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी। 20 क्वेश्चन है कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे मोमेंटम पूछा गया है। तो वी नो दैट कि मोमेंटम का फार्मूला ये होता है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 2 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 होगा। तो ये आप देखें 2 को 6.63 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3.315 मल्टीप्लाई, ये पावर्स ऊपर लेके जाएं तो ये आपका 10⁻24 जो है आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन था यहाँ पे ऑप्शंस में। 21 लाइट ट्रेवल डिसकॉन्टिन्यूसली द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द मैक्स प्लॉन्क्स। तो सिंपल क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स को पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता क्योंकि यहाँ पे PPSC एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स ने सोचा कि इतना डिफिकल्ट, यहाँ पे सबसे जो मेन प्रॉब्लम रहा जो अकॉर्डिंग टू द माई पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टूडेंट्स ने सोचा कि इतना डिफिकल्ट पेपर है हम फेल हो जाएंगे, तो उन्होंने अंधाधुंध जो है वो क्या की तुक्का लगाए। और भाई तुक्का लगाएंगे तो आपकी रॉन्ग मार्क्स होंगे। जो आपने कोई 15-20 या 35-40 आपने ठीक किए हुए थे वो भी उसमें से 15-10 जो नेगेटिव मार्किंग के चले गए तो कुछ नहीं बचा।
तो ये पेपर अटैम्प्ट करना भी सबसे एक टिपिकल पॉइंट होता है, तो इस बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 22 है, द वैल्यू ऑफ रेडियस फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल है, इसका फार्मूला है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन का स्केयर, एन नंबर ऑफ शेल 3 है, तो आप इसको 3 का मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 0.529, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आ जाएगा 4.75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था। 23 है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर 0, सेकंड, थर्ड, तो इसका यूनिट जो है ये आपका आ सकता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/a की पावर n-1। तो ये FSC की बुक में भी गिवन है ये रिलेशन। एंड देन पूछा गया 25, ये न्यूमेरिकल था, एक बड़ी स्टेटमेंट थी और स्टूडेंट डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल इसमें फार्मूला यूज़ होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल गिवन इन द एग्जांपल ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक। तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बिल्कुल चैप्टर नंबर 11 जो है आपका कैनेटिक्स का, उसकी एक्सरसाइज में ये बिल्कुल एज इट वहाँ से लिया गया था स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे देखें तो दिस इज़ दी स्लोप इज इक्वल टू दी, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप मल्टीप्लाई 2.303 R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, यहाँ पे 8.31 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो स्लोप यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी -5400 है, तो माइनस ये हो गया -5400 मल्टीप्लाई 2.303 एंड R की वैल्यू 8.31। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, तो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी यहाँ पे, तो इस वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ के इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें, इसको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें, टाइम तो डेफिनेटली लगना है विदाउट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो आपका 103.41 किलो जॉल पर मोल इसका आंसर आना चाहिए था। दिस इज द एग्जैक्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल गिवन है, एग्जाम्पल गिवन है आपके एग्जाम में, FSC की टेक्स्ट बुक में भी मैंने। और रेडियो एक्टिव एलेंथोनाइड एलिमेंट इज़ प्रोमोथियम, ये भी मैं स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में भी दे चुका हूँ उनके टेस्ट में। लेंथनाइड सीरीज़ में से ओनली एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है वो प्रोमीथियम है, जबकि जितनी भी एक्टिनाइड सीरीज़ है सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन लेंथनाइड सीरीज़ में से ओनली प्रोमीथियम इज़ द एलिमेंट विच इज़ ओनली रेडियो एक्टिव, ये नोट कर लें इसको। 27 हाइड्रोक्साइड्स ऑफ फ्लाम मोर सॉल्युबल इन द वाटर, डिफरेंट ऑप्शन थे, लिथियम और उसके साथ साथ सोडियम एंड दिस इज़ द बेरिलियम। तो उनमें से मोर सॉल्युबल जो पोटाशियम है, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी का कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। 28 Zn2+ कलर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, जब आप जिंक का ऑक्साइड या जिंक जो कलर है जब आप इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर देता है, और जब आप इसको कूल करते हैं तो दिस इज द वाइट कलर होता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, ये भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा। 29 मैच स्टिक कंटेन्स, अच्छा ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के लिए। जो माचिस की तीली होती है बेसिकली उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो वो जनरली बना होता है सल्फ़र का और पोटाशियम क्लोरेट का। ये जो माचिस की तीली है मैच स्टिक्स, वो सल्फ़र और पोटाशियम क्लोरेट की बनी होती है। इसमें अगर हम देखें तो सल्फ़र एक्ट करता है एज अ फ्यूल, यहाँ पे सल्फ़र जो है वो एज अ फ्यूल काम करता है, और जो पोटाशियम क्लोरेट है यहाँ पे वो काम करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट प्रोड्यूस यानी कि इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू सस्टेन द कंबस्टन प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था वो आपका सल्फ़र और पोटाशियम क्लोरेट था। सल्फ़र की जगह पे आपका जो है ना SbS3 ये भी आपका कंपाउंड हो सकता है, ये भी यूज़ किया जा सकता है Sb2S3। क्वेश्चन नंबर 30 इसको हम देख लेते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। इस तरह के क्वेश्चन की मैं बार बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स की, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की EAN रूल विच डज नॉट फॉलो द EAN रूल। तो इसका फार्मूला होता है EAN का, EAN इज इक्वल टू आपका एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन दी मेटल प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई 2, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखें तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 25 माइनस, अच्छा चार्ज इस पर क्या होगा तो OH -1 होता है, तो टोटल -6
एटम्स मौजूद है, तो मैंने 6 चार्ज आ जाएगा, प्लस 4 है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो आपका 2 है यहाँ पे मैंगनीज़ के ऊपर। तो ये 2 चार्ज होगा, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 जो है वो कोऑर्डिनेटिंग साइड्स हैं, तो 6 × 2, तो यहाँ पे 23 प्लस 12, तो ये ओवरऑल वैल्यू आती है 35। दिस डज नॉट फॉलो दी EAN रूल। EAN रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन जैसी होनी चाहिए, नोबल गैस की तरह होनी चाहिए, यानी कि 10 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, और गॉन है जिस तरह क्रिप्टॉन 36 होनी चाहिए, तब EAN रूल को फॉलो करता है, एंड दिस विल बी दी स्टेबल कम्प्लेक्स होता है, अदरवाइज आपका कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में गिवन था वो ये वाला कंपाउंड था। 31 है मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाई 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूमेरिकल था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाए स्टूडेंट, तो एल्यूमिनियम है Al3+, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में एल्यूमिनियम रिडक्शन होती है, तो एल्यूमिनियम मेटल की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रोड की सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टू डिपॉजिट दी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 1 मोल एल्यूमिनियम को, यानी कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का डिपॉजिट करने के लिए। तो पूछा गया है कि मैस ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय दी 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 मोल्स का पूछा गया। तो अगर आपका यहाँ पे 1 मोल हो तो हम इसको लिखेंगे 1/3, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो 8 मोल्स के केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1/3 × 8, यानी कि 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज़ बेसिकली मोल्स, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके आ जाते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते भी हैं तो ये आप 2.67 जो है वो मोल्स यहाँ पे आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम इसका मोल्स की जगह पे मैस निकालें तो वी नो दैट कि मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। बहुत सिंपल था, तो हमने मैस के अकॉर्डिंग देखना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मोल यहाँ पे हमारे निकले 2.67, 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। मोलर मैस एल्यूमिनियम का 27 होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 72 ग्राम इज़ द करेक्ट ऑप्शन था। वहाँ पे 72 ग्राम इज़ द करेक्ट ऑप्शन था। तो ये न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकॉर्डिंग टू द यूसरनोवेक कॉन्सेप्ट एसिड इज द इट इज़ द कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कीटाइन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। कंबाइन विद द इनाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, एंड इट न्यूट्रलाइज द बेस टू गिव द सॉल्ट। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट एसिड। तो डिफरेंट एसिड्स गिवन थे, तो इनमें से सॉफ्ट एसिड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द शेप प्रिंसिपल वी नो दैट कि सॉफ्ट एसिड वो होता है जिसका चार्ज जो है वो कम हो, जिसका साइज ग्रेटर हो, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसके चार्ज डेंसिटी लो हो और नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो। तो उसके एग्जांपल में आपका सिल्वर आयन आता है। तो जिस तरह ये आपकी मेटल्स हैं, सिल्वर आयन सॉफ्ट मेटल्स कहलाती हैं। सिल्वर आयन है, कॉपर है Cu+, ठीक है, एंड कैडमियम है, एंड मरकरी है Hg2+। दीज मेटल्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स हैं, और इसको हम सॉफ्ट एसिड कहते हैं। 35 द मॉलिक्यूल हैविंग द स्क्वायर प्लेनर शेप इज़ एसोसिएटेड विद दी। तो इसकी जो ज्योमेट्री बताई गई थी वो AX4E2 करेक्ट ऑप्शन था। क्योंकि यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो AX4 जो है यहाँ पे देखें, दिस इज द A सेंट्रल एटम है, और X4 जो है दिस इज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और E जो है ये आपका लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर, एंड दिस इज द लोन पेयर। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे देखें तो आपके टोटल 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये बॉन्ड पेयर होगा, ये बॉन्ड पेयर होगा, और ये आपका क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर को अगर आप छुपा लेते हैं तो ये आपकी कौन सी बनती है, स्क्वायर प्लेनर आपकी शेप बनती है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन ये था। ऐसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, इस बारे में भी हम काफ़ी स्टूडेंट्स को बता चुके हैं और डिस्कशन भी करवा चुके हैं। तो ऐसो स्ट्रक्चर के लिए यू हैव टू सी दिस शेप, और इसके लिए आप देखें तो अगर आप इसका स्मार्ट फार्मूला लगाएं, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, तो इस केस में भी आप देखें तो यहाँ पे 1/2 जिनॉन 8 ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 मोनोवेलेंट एटम है, तो टोटल वैल्यू 5 आती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, और ये होगा ट्राइगोनल बाय पैरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। इस तरह यहाँ पे देखें तो इसमें भी अगर शॉर्ट फार्मूला लगाते हैं 1/2, तो हेलोजन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, और 2 मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन, और एक नेगेटिव चार्ज है, तो +1 ये करेंगे, तो इसकी भी टोटल वैल्यू आपकी कितनी आती है, 5 आती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो अब दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पेयर की 5 है, और दोनों में जो बॉन्ड पेयर हैं वो 2 हैं,
और इसमें भी 2 हैं, तो 3 लॉन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, तो ट्राइगोनल पैरामीटर की शक्ल में आपकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लॉन पेयर हैं। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हों तो इस केस में आपका यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आपके एटम्स होते हैं और ये आपके यहाँ पे लॉन पेयर होते हैं, ये लॉन पेयर होते हैं। तो इस केस में जो दीज आर कॉल्ड आइसो स्ट्रक्चर रहते हैं और ये लीनियर शेप होती है इनकी दोनों के केस में। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट था। बॉन्ड एंगल इन दी ओजोन मालिक्यूल, तो ये 118 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, बेंट शेप होती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 118 होता है ओजोन के केस में। इन हाइड्रोजन बॉम्ब रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे बेसिकली ड्यूटेरॉन एंड ट्रिटियम जो है एलिमेंट्स ये आपका फ्यूज़ करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है इन दी हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, ड्यूटेरॉन एंड ट्रिटियम एटम होता है। इसी तरह का सेम एक और क्वेश्चन था जो कि एम्बिगुअस क्वेश्चन मुझे लगा, कि जो स्टूडेंट्स ने मैंने कंसल्ट भी किया कि क्या इस तरह की स्टेटमेंट थी, तो वो कहते हैं यस बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट। अगर बिल्कुल इस तरह की स्टेटमेंट है तो पूछा गया है कि हीलियम ऑन द न्यूक्लियर फिशन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन की बात हुई है, तो आई थिंक दिस डज नॉट मैच विद दी लाइटर न्यूक्लियाई। तो लाइटर न्यूक्लियाई में तो न्यूक्लियर फिशन का फिनोमिना भी नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे हीलियम पूछा गया, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे मेरी समझ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिस्टेक थी। और मान लेते हैं कि अगर ये हाइपोथेटिकल भी कह दें कि इफ़ हाइपोथेटिकल यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो 40 क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। वो कहता है निकल स्पून इज़ नॉट डिप्ड इन, किस में डिप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट आयंस दिए थे और बाकी सारे के सारे जो आयंस थे वो इससे अबव थे। क्या थे? अबव थे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में निकल से अबव थे वो आयंस दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी प्रेफरली ऑक्सीडेशन होती है, वो एक्ट करते हैं एज एनोड, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और निकल आपका जो है ना वो ऑक्सीडेशन से बच जाता है। और इस तरह, लेकिन इस केस में देखें निकल का अगर आप यहाँ पे डिप करेंगे Fe3+ में, तो आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो निकल जो है वो ऊपर आता है और Fe3+ जो है ये नीचे आता है। तो यहाँ पे प्रेफरली ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे रिडक्शन होती है, तो यहाँ पे निकल स्पून ऑक्सीडाइज होके उसको जंग लग जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था Fe3+ का। 41 पे आ जाते हैं, लोकेटिंग एजेंट नॉट यूज फॉर द मेटल्स, कौन सा लोकेटिंग एजेंट मेटल के लिए यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखें तो DMG जनरली हम यूज़ कर सकते हैं मेटल के लिए, DMG यूज़ करते हैं, या इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसमें जनरली हम ये यूज़ नहीं करते, अमोनियम सल्फाइड यूज़ नहीं करते। हाँ आप DMG यूज़ कर सकते हैं या पोटाशियम फेरोसाइनाइड आप यहाँ पे लोकेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अमोनियम सल्फाइड जो है ये यूज़ नहीं कर सकते। ये डिटेक्शन रिएजेंट जनरली हम यूज़ करते हैं इन द सॉल्ट एनालिसिस, तो ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया था। 42 क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन था। टिपिकल क्या, ये स्टूडेंट्स को हम तो करवा चुके हैं ऑलरेडी हमारे सेशंस के अंदर, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। द रिएजेंट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ 5th बेसिक रेडिकल में कौन सा ग्रुप यूज़ करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ करते हैं। तो ये रिएजेंट की वन था। कहा जाता है दिस इज 43 क्वेश्चन है, Na2S2O3 इज आयोडोकेली टाइट्रेटेड, तो दिस इज नॉट दिस इज द इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। तो इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं और फिर जाके हम सोडियम थायोसल्फेट यानी कि आयोडीन से उसकी टाइट्रेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट की था वो करेक्ट ऑप्शन था। 44 द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 44 ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो कोफिशिएंट है दिस इज द KD, ये बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ सब्सटेंसेस, कंसंट्रेशन नॉट द एग्जैक्ट मैस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था, बाकी ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द GCMS, GCMS के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है? तो GCMS जो है दिस इज टेक्निक इज यूज फॉर दी वोलाटाइल कंपाउंड्स, किसके लिए यूज़ होती है? वोलाटाइल के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको नॉन वोलाटाइल के लिए यूज़ नहीं करते। तो ये ऑप्शन करेक्ट था। इंडिकेटर यूज इन दी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, दीज आर कॉल्ड दी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की टाइप है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो स्टूडेंट्स हम अपने टाइट्रेशन के अंदर डिटेल में
ये वीडियो बना चुके हैं और स्टूडेंट्स को हम ये एक एक पॉइंट हम करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में स्टूडेंट हमने बात किया कि दिस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर स्टडिंग दी क्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, दिस इज़ दी फ्लोरोसिन, ड्राई क्लोरोफ्लोरोसिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एंड दिस मेथड इज़ यूज, इट इज़ नोन एज फजान मेथड इसको कहते हैं। दिस टाइट्रेशन मेथड इज़ कॉल्ड फजान मेथड कहते हैं इसको। 47 बियोलॉजिकल सैम्पल्स कैन बी एनालाइज थ्रू दी HPLC ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा बाकी कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक थी, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका HPLC था बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। रिएक्शन कंडीशन V2O5 कैटलिस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज सूटेबल फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, एज इट पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है ये रिएक्शन। सैंड में रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंड ये नेम रिएक्शन से क्वेश्चन था, तो ये अराइल हिलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम डाइअज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं क्यूपरस हिलाइड की फॉर्म में, तो उसके रिजल्ट में आपको अराइल हिलाइड मिलता है। दिस इज़ दी डाइअज़ोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, CuCl वगैरह यूज़ करते हैं, और इसके रिजल्ट में आपको इराइल हिलाइड मिलता है, RX मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड सैंड मेयर रिएक्शन। 51 क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन विद द अल्कोहलिक, जब बात अल्कोहलिक की आ चुकी है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और 1 पे क्लोरीन है, 1 और अल्फा और बीटा से निकलेगी तो आपकी 1 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन आएगा। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय द डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। इस टाइप का एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो बहुत सारे मेथड उसमें विलियमसन सिंथेसिस था, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, तो यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का ऑप्शन था, तो ये जो है ईथर्स के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन स्पेसिफिकली यूज़ होता है टू कन्वर्ट द अल्कीन इनटू द अल्कोहल्स। तो उसमें हम जो है वो मार्कोनी प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो उस केस में भी 2 स्टेप्स होते हैं। इन केस ऑफ अगर हम बात करें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है मर्क्यूरेशन होती है, जो कि प्रोसीड होती है मर्क्यूरस एसीटेट हम यूज़ करते हैं, एंड सेकंड जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद इंटरमीडिएट रिएक्ट करता है, आपकी डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो उसके रिजल्ट में आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन गिवन था। 53 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इन द पेट्रोल इज़ डन बाय, तो ये इस तरह के थोड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से कुछ डाइज गिवन थी, तो वो करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि डाइज जो हैं वो जनरली अल्कोहल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती हैं। डाई रिएक्ट करती हैं अल्कोहल के साथ, तो उसका डिस्टिंक्ट कलर शो होता है, तो इससे हम फिर अल्कोहल को जो है ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं। 54 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन के लिए हम जो आइडेंटिफिकेशन या टेस्ट यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द हिंसबर्ग टेस्ट, और इसमें हम यूज़ करते हैं जो हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हम यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम अपनी प्रैक्टिस टेस्ट में डिस्कशन भी करवा चुके हैं इस बारे में। 55 विच अमीनो एसिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड की बात की गई है। तो अभी रिसेंटली जो है FPSC का जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड था इस तरह का, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि एसेंशियल अमीनो एसिड को आप शॉर्ट ट्रिक से याद कीजिएगा। तो उसको मैंने आपको बताया था कि मैट विल फ्लाई, चटाई जो है वो उड़ जाए आसमान पे, मैट विल फ्लाई PHL, और वाई को मैंने आपको बताया था कि आपने इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे देखें M फॉर मैथ्योनीन, A फॉर आर्जिनिन, ये है ट्रिप्टोफान, थ्रियोनीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, एंड दिस इज द लाइसिन। तो यहाँ पे देखें तो दिस इज द ट्रिप्टोफान, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। देन क्वेश्चन पूछा गया कि 56 का पॉसिबल एसोमर्स ऑफ C4H8O। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन की हम बार बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चरल एसोमर्स किस तरह आप बना सकते हैं, एक्चुअल में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशियल स्टेप होता है वो आपने इसकी DBE निकालनी होती है। इसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE। आपको इससे पता चलता है तभी तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि पॉसिबल स्ट्रक्चर। DB अगर आप इसकी फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है कार्बन मैनिस, DB का फार्मूला हाइड्रोजन प्लस हेलोजन अगर मौजूद हो डिवाइडेड बाय 2 प्लस अगर नाइट्रोजन हो तो आप n/2 ऐड कर दें +1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है, सॉरी ना तो नाइट्रोजन है ना ही हेलोजन है, तो कार्बन इसमें यहाँ पे मालिकुलर फार्मूला देखें तो 4 कार्बन है, मैनिस हाइड्रोजन आपके 8/2 हो गया, प्लस ना तो नाइट्रोजन है तो +1 होगा, इसका LCM लें तो आपका आंसर आ जाता है 1।
तो जब DB1 होती है तो स्टूडेंट वी नो दैट मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, इसको मैं बड़े डिटेल में बता चुका हूँ कि यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड आप लगाते हैं, DB1 मीन डबल बॉन्ड होगा, या कोई आपका रिंग होगा, क्या होगा, या एनी रिंग होगा, या डबल बॉन्ड और या रिंग। तो अब आपने देखना है कि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर आपसे बन सकती हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो, वो आप बनाइए। तो इसमें से बहुत सारी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्यूटानल, मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी जल्दी, 1 2 3 ब्यूटानल। आप इसको काउंट करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम, ठीक है, एक ये बन सकता है। सेकेंडली 2 ब्यूटानोन आपका बन सकता है, 1 2 3, दिस इज द 4, और 2 के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा दें, तो इस केस में भी आपका यहाँ पे ये फॉलो करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है OH, क्योंकि इसमें एक रिंग भी आ चुका है। यहाँ पे देखें एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, कंडीशन को आपने लाजमन फॉलो करना है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एक ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है, यहाँ पे 3 कार्बन का रिंग, एंड दिस इज दिस CH2 एंड दिस इज दिस CH3, ये भी बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर, इसी तरह यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ये बन सकती हैं, एक आपकी सिज फॉर्म, दिस इज दिस सिज फॉर्म, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और एक आपकी ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे देखें एक आपकी दिस इज द ट्रांसफॉर्म CH3। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो एक डबल बॉन्ड आप लगा दें और अल्कोहल बना दें, यहाँ पे COH, तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे आप सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दें, ये आपने वैलेंसी कंप्लीट कर लें, ये भी बन सकती है। इसी तरह फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दें और ये OH लगा दें, तो ये भी बन सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर 5 रिंग वाली भी बन सकती है। कैसे, ये स्ट्रक्चर चेक करें ज़रा, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये भी आपके कंप्लीट हैं। तो इस तरह टोटल जो है वो 10 पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। ये कैसे पता चलता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द DB, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है कितनी पॉसिबल बन सकती हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कि टिपिकल क्वेश्चन था। 57 है। इस तरह एक इनैंशोमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी गिवन थी, ऑप्शन में वो क्वेश्चन पूछा दिया गया, तो उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी गिवन थी इनैंशोमर की, तो ऑल जो था ऑप्शन वो करेक्ट था। पूछा गया 58 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, पहली बात ये की गई है, और कहा गया कि 3 एसिमेट्रिक सेंटर हैं। जब बात 3 एसिमेट्रिक सेंटर की आ चुकी है तो इट मीन्स, तो ये आपका ऑप्टिकल, बात 3 एसिमेट्रिक सेंटर हैं, कायरल सेंटर मौजूद हैं और ऑप्टिकल एक्टिव भी है। इट मीन अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, वो आपका एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा। और जब एसिमेट्रिक कंपाउंड है तो उस केस में हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 की पावर n, 2 की पावर n मीन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, 2 की पावर 3, तो ये आपका आंसर कितना आता है, 8 आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 विच बफर इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ये रिपीट हो चुका है स्टूडेंट, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, एसिटिक एसिड बफर। 60 है कंपोनेंट्स ऑफ डेक्रोन, तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री में हम स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं अपने लेक्चर्स में। डेक्रोन के जो कंपोनेंट्स हैं या मोनोमर्स हैं वो इथाइलिन, ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 61 सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम एनिमल्स में यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो या आप सेलुलेज भी कह सकते हैं, आप इसको सेलुलेज इंजाइम की भी एब्सेंस होता है वहाँ पे। सॉफ्ट सोप इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दी NaOH, दिस इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। रेंसिडिटी क्या होती है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये क्वेश्चन था। विटामिन B12, दिस वाज द टिपिकल क्वेश्चन। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, एक नई डिजीज़ है, दिस इज नोन एज ग्लासिटीज डिजीज़ है। ये विटामिन आपकी B12 की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए था वो आपका दिस इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें आपकी जो टंग है वो आपकी स्वेल हो जाती है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टंग आपकी क्या हो जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 65। अकॉर्डिंग टू दी NIOSH, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है, ओजोन लेवल डेंजरस टू दी लाइफ और हेल्थ एट दी 5 ppm, अगर आपकी ओजोन लेवल बन जाए तो वो डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। फुल स्मेल इन टैंकी ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू दी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था मीथेन, हाइड्रोजन सल्फेट एंड अमोनिया की वजह से यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली फुल स्मेलिंग होती है इन टैंकी।
तो ये ऑप्शन वहाँ पे मौजूद था, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 67 है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन विच इज़ सेफ इन द एटमॉस्फेयर इन ppm, तो ये 0.3 ppm जो लिमिट है, दिस इज द सेफ इन द एटमॉस्फेयर। इससे ज़्यादा जाएगी तो वो आपके लिए अनसेफ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज ओजोन डिप्लीशन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ब्रोमीन एटम, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस जो है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर होती है। यह आपका एज इट वहाँ पे लाइन भी गिवन है आपकी FSC की बुक में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर पूछा गया है, तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 15 किलोमीटर होता है और 15 से 45 या 40 या 50 तक जो रेंज होती है ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन होता है। दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर। नॉर्मली रेन इज एसिडिक ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो कार्बन डाइऑक्साइड जो करेक्ट ऑप्शन था, सूटेबल था। विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज जनरली दिस इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में आपकी मीथेन आ जाती है, N2O आ जाती है, और ये गैसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ये सारी ओजोन गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस है। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय द फार्मूला, ये NMR में हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। हमारा ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब के पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, उसमें मैंने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था और बताया था कि दिस इज़ दी फार्मूला ऑफ प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इन दी NMR, तो ये आपने याद रखना है। तो दिस वाज दी करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ सब्सटेंस शो दी फिनोमिना ऑफ फास्फोरेसेंस, तो फास्फोरेसेंस जनरली होती है वो 10 से लेकर हमने पढ़ रखा है 10⁻⁶ इसकी रेंज होती है। तो यहाँ पे इस रेंज में जो है वो आपका ये करेक्ट ऑप्शन था। 10⁻² से 10⁻³ जो था, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फास्फोरेसेंस, दिस इज द डिलेड फिनोमिना। तो बाकी जो रेंजेस हैं वो इससे ऊपर होती हैं, नैनो सेकंड में होती है फ्लोरेसेंस, और बाकी इससे ऊपर होती हैं। सॉल्वेंट नॉट यूज इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो IR में जनरली हम ना तो वाटर यूज़ करते हैं ना मेथनॉल या एथनॉल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये OH की पीक जाके देता है, करेक्टरिस्टिक पीक देता है। तो इसके लिए जो सूटेबल सॉल्वेंट जनरली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3, और सबसे बेस्ट जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। दीज आर द सूटेबल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वाटर था। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग, या डिटोरेटेड आप सॉल्वेंट यूज़ कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ रेडिएशन इन द FTR, तो इसमें आपको पता है FTR के लिए जो हमने सोर्स यूज़ किए हैं वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड रॉड हमने यूज़ किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। 77 लास्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रीजन ऑफ लोअर वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमो शिफ्ट, एंड अगर हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो दिस इज कॉल्ड बॉर्थोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन जो एज इट स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और बाकी 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो स्किप है यहाँ पे, वो हमें नहीं मिल सके। ओके स्टूडेंट, तो ये था जी केमिस्ट्री का पोर्शन। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो पेपर टिपिकल था, स्टैंडर्ड लेवल का था, लेकिन स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया था, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि जी अकॉर्डिंग टू दी ये FSC लेवल का पेपर होगा 2015 और 2017 के पास पेपर में। तो इस वजह से तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, जो हमारे ऑनलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनको हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी आप ये ना समझें कि पेपर फलां पास पेपर ईजी है या नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई पेपर पैटर्न नहीं होता, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइडेड नहीं होता ऑलरेडी, जो मर्ज़ी वो बनाए। आपको उस लेवल तक तैयारी करनी चाहिए, उस हाई लेवल तक तैयारी करनी चाहिए। कल को अगर इस तरह इस लेवल का पेपर आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। जिस तरह इसके टक्कर का जो पेपर मैंने सॉल्व किया पास पेपर, वो था आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2019 का पेपर, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट और हाई लेवल का पेपर था, जिस तरह ये पेपर है। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन लो ना रखें, अच्छी तैयारी पे फोकस करें, और इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये थे जो कंप्लीट पोर्शन। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश पोर्शन था और उसके साथ साथ बाकी जनरल पोर्शन था, वो MCQ जो मैंने कलेक्ट किए एज इट वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये पोर्शन भी काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इस पोर्शन ने भी स्टूडेंट्स को मार दी, उधर से केमिस्ट्री पोर्शन ने भी स्टूडेंट्स को अच्छी खासी मार दी, जिसकी वजह से 9000 मेल स्टूडेंट में से ओनली 166 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 40+ स्टूडेंट्स थे। बाकी सारे के सारे 8000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो थे वो बिलो 40 मार्क्स से, एंड दे वर फेल्ड। ये तो अल्लाह भला करे कि वो पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा पेपर हुआ, लेकिन वो भी अच्छा खासा डिफ़िकल्ट था। इससे 19-20 का फ़र्क था, लेकिन उसने भी बहुत अच्छा रगड़ा लगाया स्टूडेंट्स को। और उसमें भी अगर मैं आपके साथ सिनेरियो शेयर करूं तो उसमें भी आलमोस्ट आपके एप्लीकेंट थोड़े लेस थे
क्योंकि 9000 से कम हो के डर के मारे स्टूडेंट्स कोई ऑलमोस्ट कोई 5 से 6,000 एप्लीकेंट थे जो टेस्ट में अपीयर हुए थे, क्योंकि टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा, हमारा चांस वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो वो स्टूडेंट्स 5 से 6,000 जो कमिटेड थे उनको ये बेनिफिट मिला, और उनमें से हम लोग भी थे जिनकी सिलेक्शन हुई, बाकी लोग भी थे। तो ये एक सिनेरियो होता है। तो उन 9000 यानी कि उनमें से भी आप देखें तो ऑलमोस्ट कोई 315 लोग हम पास हुए थे। ओनली 315 जो लोग थे स्टूडेंट्स थे वो पास हुए थे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 6000 में से भी फिर 315 लोग पास हुए थे, और उनमें से 84 स्टूडेंट जो थे उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो ये एक क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके स्टूडेंट, बात कर लेते हैं जनरल पोर्शन की। हज़रत मूसा ने कौन सा समंदर पास किया? तो उसको रेड सी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जीके क्वेश्चन है। टॉम्ब ऑफ गाजी इल्मदीन शहीद। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये पेपर मेरा क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि मैं कोई 5 से 6 दिन पहले जो है वो मैं लाहौर में गया हुआ था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाजी इल्मदीन शहीद के कब्रिस्तान पे जाऊँ, वहाँ पे फ़ातिहा के लिए। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो उस वजह से ये मेरा क्वेश्चन जो है वो ये ठीक हुआ था। तो ये ननकाना साहिब कब्रिस्तान है, वहाँ पे जो है लाहौर में ये गाजी इल्मदीन शहीद का जो है वो ग्रेव यार्ड में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कंप्लीट सीक्वेंस बताई थी, बिल्कुल वर्टिकल यू से उन्होंने UOI एंड यहाँ पे E और यहाँ पे आएगा करेक्ट ऑप्शन था। तो ये भी टिपिकल क्वेश्चन इतना नहीं था। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, तो ये सतलुज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बाकी उसमें पंजाब भी नहीं था, तो सेकंड यहाँ पे सतलुज सूटेबल आंसर बन रहा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ ISPR, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। तो उस वक्त जो ISPR थे वो बाबर इफ्तिखार थे 2020 में। पेनानीज माउंटेन रेंज, अब यहाँ पे देखें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। पेनानीज माउंटेन रेंज किस में होती है? ये इंग्लैंड में है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। इसके साथ साथ मैंग्रोव ट्रीज़ फाउंड इन, तो ये बेसिकली ये सिंध और बलूचिस्तान के जो सहली इलाके हैं वहाँ पे ये छोटे ट्रीज़ हैं, उगते हैं। 88 हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, निशान पाकिस्तान इसको कहा जाता है। और 89 ये एक मैथ से क्वेश्चन था। एक और भी मैथ था तो वो मुझे नहीं मिल सका। इफ़ अ वर्कर डज अ ड्यूटी इन 10 आवर्स एंड बी वर्कर इन 8 आवर्स, तो व्हाट टाइम डू दे टेक इफ़ दे बोथ वर्क कंबाइन? अगर दोनों कंबाइन होकर करें तो ये एक टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको हम कुछ इस तरह जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको ज़रा देख लेते हैं इसको। तो इसमें देखें कि जो हमारे पास ए वर्कर था वो कंप्लीट करता है 10 आवर्स में। कितने में? 10 आवर्स में करता है। अगर हम इसका रेट 10 आवर्स में ए करता है, और इसका अगर हम रेट देखें तो ये ओवरऑल जो रेट है 1/10 जो है वो आपका बनेगा पर आवर। रेट की बात करें, काम करने की शरह, रेट, रफ्तार, तो पर आवर बनती है। इसी तरह बी की देखें तो वो 8 आवर्स में करते हैं, तो इसका जो रेट बनेगा वो 1/8 बनेगा। आप इसको टोटल रेट कर लें तो टोटल रेट आपका बनेगा 1/10 प्लस 1/8। आप इसको कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट आपका बनेगा 9/40। क्या बनेगा? 9/40 बनेगा। तो यहाँ पे देखें हमने टाइम टेकन कंबाइन देखना है। तो अगर वो कंबाइन होके करते हैं तो उस वक्त कितना टाइम लगता है? तो इसको सिंपल है, टाइम टेकन कंबाइन 1 जो कंबाइन होके करते हैं, और इसको आपने क्या कर देना है, तो 1 डिवाइडेड बाई कंबाइन होके आपका क्या बनेगा? 9/40। ये आपका कंबाइन आ रहा है ना टोटल, तो 9/40, 1 डिवाइडेड बाई 940, तो ये आपका 40/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40/9। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका 4.5 आवर्स ऑलमोस्ट बनते हैं। और 90 था स्पीक एंड स्पैन, ये आपका इडियम था इंग्लिश से, तो इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। तो ये ऑप्शन मौजूद था। इसके साथ साथ गोनी जॉनसन इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो 2020 में उस वक्त न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ था, तो आइसलैंड का था वो। दिस इज़ द 92 डॉक्स इज़ द फाइल ऑफ MS वर्ड की होती है। मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू ऑफ हिजाज बिन यूसुफ का ये जो है ना वो भतीजा था। 93 94 शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, तो ये भी हम केमिस्ट्री पोर्शन में कर चुके हैं। अजोन डिप्लीशन इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। एंड चॉइस चेंज द वॉइस, आई विल हैव कंप्लीट द बुक विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो ये इसका 2 उर्दू से MCQ थी। आपो धाप पढ़ जाना, ये मुहावरा था, और इसका मतलब होता है हर किसी को अपनी पढ़ जाना, ये ऑप्शन वहाँ पर मौजूद था। इहाम गोई किसके दौर में शुरू हुई? तो ये वली दक्कनी था, उसके दौर में शुरू थी। विच गैस इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये आपकी बेसिकली नाइट्रोजन है जो डायरेक्टली आपकी
ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट को ये 95 के राउंड अबाउट क्वेश्चन जो मैंने केमिस्ट्री प्लस जीके के आपके साथ शेयर किया है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट विद द एग्जैक्ट ऑप्शंस। तो इसको अच्छे तरीके से देखें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह दिस इज़ दी ओनली चैनल इन पाकिस्तान यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, और जैसे ही आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाई जाती है। एंड इट इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू से रिलेटेड इतने डाटा मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, मॉक टेस्ट लिए, मॉक इंटरव्यू लिए, कि ऑलमोस्ट ऑल दी पास पेपर जितने भी 2022-2020 के लेक्चर सेलेक्ट हुए, 2022 और फिर उसके बाद न्यू बैच आया उसके लेक्चर सेलेक्ट हुए, उनका कंप्लीट इंटरव्यू डाटा जो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यू कैन विजिट आवर प्ले लिस्ट, तो जिसमें आपको मेल फीमेल के जितने इंटरव्यू हुए हैं उनके क्वेश्चन वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।